साथियों नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने इंटरप्रिटेशन क्लॉज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2 इंटरप्रिटेशन क्लॉज ब्रीफली डिस्कस किया था। आज हम इंटरप्रिटेशन क्लॉज को वन बाय वन डिटेल स्टडी करेंगे और उस सीक्वेंस में सबसे पहले हम लेते हैं आज सेक्शन 2A प्रपोजल ऑफर, प्रस्ताव। आज ऑफर की डिटेल स्टडी की जाए। तो देखिए, ऑफर को सेक्शन 2A इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया है। डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई कार्य करने या ना करने की अपनी रजामंदी, अपनी इच्छा, अपना आशय उस अन्य व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए कि वो कुछ करे या ना करे प्राप्त किया जाता है, तो यह कहा जाता है कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को प्रस्ताव किया है। When a person to signify another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of the other, such act or abstinence he is said to make a offer, make a proposal। तो इस डेफिनेशन से इसके कुछ वैलिड एलिमेंट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड प्रपोजल हमारे पास निकल करके आते हैं। तो टोटल 6 एलिमेंट ऑफ ए वैलिड प्रपोजल। फर्स्ट, दो पक्षकार, 2 पार्टीज होना चाहिए। विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, किसी प्रस्ताव, किसी कार्य को करने या ना करने के लिए किया जाना चाहिए। थर्ड, टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर, जो प्रपोजल किया जाता है वो दूसरे व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। फोर्थ, द ऑफर मस्ट बी विद इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, यानी कि प्रस्ताव का आशय, जो प्रस्ताव किया जा रहा है वो दो पक्षों के मध्य विधिक संबंध सृजित करने के आशय से किया जाना चाहिए। एंड द ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट, जो प्रस्ताव किया जा रहा है, जो करार किया जा रहा है, उसकी शर्तें निश्चित होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। एंड द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, यानी कि जो प्रस्ताव किया जा रहा है वो दूसरे व्यक्ति को संसूचित हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से ऑफर के 6 एलिमेंट हमारे पास हैं। अब वन बाय वन एक एक एलिमेंट को देखते हैं। देखिए, 2 पार्टीज, 2 पक्षकार। वैलिड प्रपोजल के लिए 2 पक्षों का होना जरूरी है, 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है। और इसमें पर्सन्स में दोनों तरीके के व्यक्ति शामिल हैं। नेचुरल पर्सन भी शामिल है और लीगल पर्सन भी शामिल है। तो वैलिड प्रपोजल के लिए 2 या 2 से अधिक पक्षों का होना जरूरी है और दोनों ही पक्षों में प्राकृतिक व्यक्ति भी हो सकता है, लीगल पर्सन भी हो सकता है। लीगल पर्सन जैसे यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, रेलवे है, तो इन्हें लीगल पर्सन माना गया है। तो इन दोनों के बीच में तो प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द अदर, यानी कि 2 पक्षों का होना जरूरी है। और इसी सेंस में ए सिंगल पार्टी कैन नॉट प्ले रोल ऑफ ड्यूल रिलेशनशिप ऑफ द प्रोमिजर एंड द प्रोमिजी, मतलब एक ही व्यक्ति ना तो वचनदाता हो सकता है और ना वचन ग्रहीता हो सकता है। तो 2 पक्षकारों में हमारे पास एक प्रोमिजर और दूसरा प्रोमिजी, एक वचनदाता और दूसरा वचन ग्रहीता होना जरूरी है।
सेकंड एलिमेंट है विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। देखिए, जब भी प्रोमीजर अपनी विलिंगनेस, रजामंदी, अपनी इच्छा, अपना आशय किसी कार्य को करने या ना करने के लिए अपना इंटेंशन, अपना रजामंदी प्रकट करता है, तो दूसरे व्यक्ति से उस कार्य को करने या ना करने के विषय में सहमति प्राप्त की जाती है। तो जो हमारा सेकंड एलिमेंट है विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। थर्ड एसेंशियल एलिमेंट है टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर। इट शुड बी मेड with a view to obtaining the assent of the other, जिसे हम कहते हैं such act or abstinence he is said to make a proposal। तो दूसरे व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के आशय से एक व्यक्ति के द्वारा, वचनदाता के द्वारा वचन ग्रहीता को प्रस्ताव किया जाना चाहिए। लेकिन एक बात यहाँ याद रखने की है कि विदाउट विलिंगनेस, बिना किसी रजामंदी के यदि कोई व्यक्ति अपनी टर्म एंड कंडीशंस पर नेगोशिएशन के लिए एग्री होता है, वार्तालाप करने के लिए तैयार होता है, तो ये ऑफर नहीं माना जाएगा। ये क्या माना जाएगा? इनविटेशन टू एन ऑफर। यानी कि जब कोई व्यक्ति अपनी शर्तों पर वार्तालाप करने के लिए एग्री होता है, तो उसमें विलिंगनेस नहीं होती और वो व्यक्ति ऑफर नहीं करता है, इनविटेशन टू एन ऑफर करता है। अब जो दूसरा पक्षकार है वो ऑफर करे और फिर ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस ऑफर को स्वीकार करे या ना करे। इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है हार्वे वर्सेस फेसी। आपने पढ़ा भी होगा, एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि देखिए इस केस में प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट से दो क्वेश्चन किए। फर्स्ट, विल यू सेल अस योर बम्पर हॉल पेन? एंड सेकंड, टेलीग्राम लोएस्ट कैश प्राइस। भाई प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट से दो क्वेश्चन किए कि क्या आप अपना बम्पर हॉल पेन मुझे बेचोगे? दूसरा, टेलीग्राम करके उसकी न्यूनतम कीमत बताइए। डिफेंडेंट रिप्लाई थ्रू टेलीग्राम, द लोएस्ट प्राइस ऑफ द बम्पर हॉल पेन इज 900 पाउंड। देखिए, डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के टेलीग्राम का रिप्लाई टेलीग्राम से दिया कि बम्पर हॉल की जो लोएस्ट प्राइस है, न्यूनतम कीमत है, वो 900 पाउंड है। तो प्लेंटिफ ने कहा कि आई एम एग्री, ऑफर एंड एग्री टू बाई थ्रू द प्लेंटिफ साइड। प्लेंटिफ ने कहा कि मैं इसे खरीदने के लिए तैयार हूं, बट डिफेंडेंट नेवर एक्सेप्टेड द ऑफर। डिफेंडेंट ने ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया। प्रीवी काउंसिल ने क्या कहा? प्रीवी काउंसिल ने कहा कि भाई आपने डिफेंडेंट से दो क्वेश्चन किए थे। पहला, क्या आप अपना बम्पर हॉल पेन मुझे बेचोगे? दूसरा, आपने पूछा था कि उसकी न्यूनतम कीमत बताइए। डिफेंडेंट ने आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर दिया था, पहले वाले का
आंसर नहीं दिया था। वो उस पेन को बेचेगा या नहीं बेचेगा इस बारे में डिफेंडेंट खामोश रहा था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। ये एक तरीके से इनविटेशन टू एन ऑफर था, प्रस्ताव का आमंत्रण था। और जब दूसरा टेलीग्राम इस प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के लिए किया तो डिफेंडेंट ने उसे रिफ्यूज कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया। तो जब एक्सेप्ट ही नहीं किया तो ये ऐसा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो जो हार्वे वर्सेज फेसी में प्रिवी काउंसिल ने ये प्रिंसिपल लेट डाउन किया था, ये डिसाइड किया था, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमारे यहाँ एक केस है कर्नल D.I. मैकफरसन वर्सेज अपन। हार्वे वर्सेज फेसी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में फॉलो किया। और इस केस के जो फैक्ट हैं कि एक एजेंट था, ये प्रिंसिपल, एजेंट एंड प्लेंटिफ, या जो ये मालिक है ये डिफेंडेंट है, प्रतिवादी। दरअसल प्लेंटिफ ने इस एजेंट को एक ऑफर दिया कि आप अपने मालिक से पूछना कि क्या वो अपना लॉज, अपना बंगला 6,000 रुपीज में बेचने के लिए तैयार है क्या। कुछ दिनों बाद इस प्लेंटिफ ने एजेंट से पूछा कि भाई क्या हुआ, हमारा जो प्रपोजल था, हमारा जो ऑफर था वो एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ, कुछ और ज्यादा कुछ लेना है तो वो बता दो। तो ऐसी स्थिति में एजेंट ने रिप्लाई दिया, एजेंट ने इसको जवाब दिया कि भाई ये जो हमारे मालिक हैं ये 10,000 रुपए से कम में उस लॉज को, उस बंगले को सेल नहीं करेंगे। प्लेंटिफ ने कहा यस आई एम एग्री, लेकिन डिफेंडेंट ने उस लॉज को उससे भी ज्यादा अमाउंट में किसी अदर पर्सन को सेल कर दिया। तो प्लेंटिफ ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट फाइल किया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि भाई उसने, डिफेंडेंट ने केवल इनविटेशन टू एन ऑफर दिया था, इनविटेशन टू एन ऑफर कि भाई मैं 10,000 रुपए से कम में सेल नहीं करूंगा, लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि मैं सेल करूंगा या नहीं करूंगा, इस बारे में वो खामोश रहा। तो एक तरीके से हार्वे वर्सेज फेसी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मैकफरसन वर्सेज अपन्ना में इसे फॉलो किया और इसके अकॉर्डिंग यहां भी उस प्रिंसिपल को अप्लाई किया। अब इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो आपकी एग्जाम्स में बहुत ज्यादा, कई बार प्री में तो बहुत कई बार पूछा गया है कि इनविटेशन टू एन ऑफर के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। फर्स्ट, कैटलॉग, डिस्प्ले ऑफ गुड्स, announcement to hold auction, wait list, BRS,
प्रॉफिटेबल prospectus of company answer of queries इन्विटेशन टू एन ऑफर, यानी कि ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये प्रस्ताव नहीं है, प्रस्ताव का आमंत्रण है। इसमें कैटलॉग है, वस्तुओं का प्रदर्शन है। जैसे आप किसी शोरूम में जाते हो तो वो एक डिस्प्ले कर देते हैं, वो इन्विटेशन टू एन ऑफर है। किसी भी दुकान पर जो रेट लिस्ट लगी रहती है वो भी इन्विटेशन टू एन ऑफर है। नीलामी की सूचना भी इन्विटेशन, प्रस्ताव के लिए एक आमंत्रण है। VRS वॉलेंटरली रिटायरमेंट स्कीम भी इन्विटेशन टू एन ऑफर है। रेलवे टाइम टेबल, रेलवे की जो टाइम टेबल की समय सारणी लग सकती है, आप उनसे ये नहीं कह सकते 2 घंटे लेट आई है रेलवे और उसका हमें कंपनसेशन दिलवाया जाए, कुछ नहीं। रेलवे टाइम टेबल इन्विटेशन टू एन ऑफर है। उसके बाद फिर आप ऑफर कीजिए, रेलवे स्वीकार करता है या नहीं करता है। ये चीज डेम्पटन वर्सेस ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे के केस में डिसाइडेड की गई है। प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी, कंपनी की विवरण का, एंड आंसर ऑफ क्वेरीज, पूछताछ में जो भी उत्तर दिए जाते हैं, प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं, दीज आर द इन्विटेशन टू एन ऑफर। आंसर ऑफ क्वेरीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया हुआ है बनवारी लाल वर्सेस सुखदर्शन दयाल के केस में। फोर्थ असेंशियल एलिमेंट में पक्षकारों के मध्य विधिक संबंध सृजित करने का आशय होना चाहिए। जब एक व्यक्ति कोई वचन देता है, प्रस्ताव करता है, तो उसका इंटेंशन ये होना चाहिए कि वे दूसरे व्यक्ति के साथ लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करे। और इस पर्पस से एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है हमारे पास, डेलरिम्पल वर्सेस डेलरिम्पल। देखिए इस केस में एक बहुत अच्छी बात कही गई और वो बात ये थी कि द कॉन्ट्रैक्ट must not to be its sports of idle hour। संविदा फालतू समय की मजाकबाजी नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन हो गया, किस केस में कहा गया, ये आंसर हो गया। इस तरीके से कभी कभी यहां से ये क्वेश्चन बनता है कि संविदा फालतू समय की मजाकबाजी नहीं है। डेलरिम्पल वर्सेस डेलरिम्पल के केस में कहा गया, इट इज नॉट एवरी लूज कन्वर्सेशन दैट इज टू बी टर्न इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑल्दो द पार्टीज आर सीम टू बी एग्री। मतलब किसी भी प्रकार की मजाकबाजी, किसी भी प्रकार की बयानबाजी, सभी प्रकार की बयानबाजी संविदा में परिवर्तित नहीं हो सकती, चाहे पक्षकार उससे सहमत ही प्रतीत क्यों ना हो, जब तक उनका इंटेंशन दोनों पक्षों के मध्य या जिसने ऑफर दिया है उसका इंटेंशन विधिक संबंध सृजित करने का नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। जैसे दो व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे से कहता है कि मैं आपको घुमाने ले जाऊंगा, या एक व्यक्ति दूसरे से कहता है कि आज शाम को मेरे यहाँ डिनर पर आ जाना। ये पहला व्यक्ति उसे घुमाने भी नहीं ले गया, इस पहले व्यक्ति ने उसे डिनर भी नहीं कराया। ये एक तरीके से मजाकबाजी में, या एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से इस इंटेंशंस के साथ किए थे कि उनमें किसी लीगल रिलेशनशिप
को क्रिएट नहीं किया जा सकता। और इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं हस्बैंड वाइफ के द्वारा या हस्बैंड वाइफ के बीच में जितने भी एग्रीमेंट होते हैं। कभी कभी हस्बैंड लोग वाइफ से कहते हैं कि मैं आपको घुमाने ले जाऊंगा, मैं आपको कोई नेकलेस दिलाऊंगा, मैं आपको डायमंड रिंग दिलाऊंगा, या मैं आपको कोई महंगा मोबाइल दिलाऊंगा। कभी कभी इस तरीके के एग्रीमेंट ये बच्चों के साथ भी करते हैं गार्जियंस पेरेंट्स, कि भाई आप फर्स्ट डिवीजन पास होते हो या आप ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास कर लेते हो तो हम आपको मोबाइल दिलाएंगे, अच्छी बाइक दिलाएंगे। तो ये जितने भी जो सोशल एग्रीमेंट हैं, फैमिली एग्रीमेंट्स हैं, इन एग्रीमेंट्स में पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स हैं, रिलीजियस एग्रीमेंट्स हैं कि पास हो गया तो भोले हनुमान जी पर सवामनी करूंगा, इनमें लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं होता। और जब लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं होता तो ऐसा करार वचन नहीं बन सकता, संविदा नहीं बन सकता। और इसका एक बहुत बेस्ट बाल्फर वर्सेस बाल्फर, इस केस में श्रीलंका से एक व्यक्ति अपनी फैमिली के साथ इंग्लैंड घूमने गया और जब वो वापस इंग्लैंड से लौट रहे थे तो वाइफ की तबीयत खराब हो गई। तो हस्बैंड ने उससे कहा कि भाई आप यहीं रुको और मैं आपको 30 पाउंड पर मंथ खर्चे के लिए भेजता रहूंगा। कुछ दिनों बाद उनके बीच में कुछ मनमुटाव हो गया, मतभेद हो गया, उसने पैसा भेजना बंद कर दिया और दोनों के बीच में डाइवोर्स हो गया। लेकिन वाइफ ने एक सूट फाइल किया कि भाई जिस समय इसने मुझे इंग्लैंड में छोड़ा था, इसने ये कहा था कि मैं आपको 30 पाउंड पर मंथ भेजता रहूंगा, तो जिस डेट को डाइवोर्स हुआ है उस डेट तक मुझे हस्बैंड से 30 पाउंड रुपीज पर मंथ के अकॉर्डिंग जितना भी पैसा मेरा बनता है वो मुझे दिलवाया जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा नो, क्योंकि इस केस में जो हस्बैंड का इंटेंशन था वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का नहीं था। लेकिन अब जब हम बार बार एक बात कर रहे हैं कि भाई इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, तो भाई इसके डिटर्मिनेशन का क्या तरीका है, इसका निर्धारण कैसे किया जाए। द टेस्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल इंटेंशन, ये जो इंटेंशन है इसको डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास क्या टेस्ट है। तो देखिए इसे डिटरमाइन करने के लिए ऐसा कोई टेस्ट नहीं है। हमारा टेस्ट है एक प्रूडेंस पर्सन, एक रीजनेबल पर्सन, एक युक्तियुक्त व्यक्ति, एक विवेकशील प्राणी किन परिस्थितियों में क्या सोचता है। जो वो विवेकशील प्राणी या वो जो बुद्धिमान व्यक्ति जिन परिस्थितियों में जो सोचता है वही लॉ सोचेगा। जैसे एक केस है सिम्पकिंस वर्सेस पेज। दरअसल इस केस में 3 महिलाएं एक मकान में रहती थी। 3 महिलाएं, मदर, डॉटर और एक उनकी गेस्ट। ये तीनों महिलाएं मिलकर के क्रॉस वर्ड भरा करती थी और उस क्रॉस वर्ड को भरने में जो भी खर्चा आता था कभी मां दे दिया करती थी, कभी बेटी और कभी ये गेस्ट। लेकिन उस क्रॉस वर्ड को भर करके जिस फॉर्म में भरा जाता था उस फॉर्म में हमेशा ही मां का नाम लिखा जाता था, यानी कि मां के नाम से ही फॉर्म भरा जाता था। एक दिन लॉटरी लग गई, इनाम निकल गया। इनाम निकल गया तो दोनों माँ बेटी मुकर गई और उस गेस्ट से बोली कि भाई आपका क्या है इसमें, ये तो मेरी माँ के नाम निकला है। अब देखिए हम जो हमारा मेन वो है टेस्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल इंटेंशन। इस केस में ये क्लियर है कि जब तीनों बराबर बराबर खर्चा दे रही थी और केवल मां के नाम से फॉर्म भरा जा रहा था, तो यदि इनाम निकलेगा तो इन तीनों में ही उसका डिवाइडेशन होगा, इन तीनों को ही वो बराबर बराबर हिस्सों में मिलेगा। कोर्ट ने डिसाइड किया कि ये जो गेस्ट है
इसका 1/3 हिस्सा बनता है। इसको 1/3 शेयर क्यों? क्योंकि जब वो क्रॉस वर्ड भरते थे और वो जो फॉर्म भरते थे उसमें तीनों के ही बीच में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन हुआ करता था। और अब यदि हम हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का व्यूज देखें रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंशन पर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इस विषय पर क्या व्यूज है, इंटेंशन के बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या सोचते हैं। तो एक केस है बनवारी लाल वर्सेज सुख दर्शन। देखिए इस केस के फैक्ट को देखते हैं। दरअसल आपने देखा होगा कई बार कि जैसे कुछ कॉलोनाइजर्स होते हैं, वो एक ऑटो पर एक लाउड स्पीकर लगा देते हैं और अपने कॉलोनी का प्रचार प्रसार करते हैं कि हमारे यहाँ ये सुविधाएं हैं, स्विमिंग पूल भी है, पार्क भी है, गेस्ट हाउस भी है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं। इस तरीके से वो उनका वो ऑटो चलता रहता है, प्रचार प्रसार होता रहता है। इसी तरीके से इस केस में एक कॉलोनाइजर ने इस तरीके का प्रचार किया। पुराना केस है कि भाई हम जिस कॉलोनी में प्लॉट्स बेच रहे हैं उसमें एक प्लॉट गेस्ट हाउस के लिए रिजर्व है, धर्मशाला के लिए रिजर्व है। इनमें से किसी व्यक्ति ने उस कॉलोनी में प्लॉट परचेज कर लिया और जैसा कि आम तौर पर होता है, आज भी होता है कि जितने भी जो कॉलोनाइजर्स हैं उस समय कुछ कहते हैं और बाद में क्या क्या कर देते हैं। इन्होंने जो प्लॉट गेस्ट हाउस या धर्मशाला के लिए रिजर्व था उसे भी सेल कर दिया। तो जब इन्होंने सूट फाइल किया तो देखिए जस्टिस चंद्रचूड़ क्या कहते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ कहते हैं कि स्टेटमेंट मेड ओवर ऑन माइक्रोफोन आर नॉट लीगली बाइंडिंग। Such statement don't give rise any legal liability, any legal relationship. Promises held out over loudspeaker are often traps of पॉलिटिक्स। देखिए जस्टिस चंद्रचूड़ कहते हैं कि माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर हमारे यहाँ अभी भी संविदा का ढंग नहीं बन सके। लाउड स्पीकर पर प्रचार करके या जो हो हल्ला किया जाता है, जो प्रचार प्रसार किया जाता है, ये बिक्री को प्रोत्साहन देने का एक तरीका है। इनसे पक्षकार के बीच में, दोनों पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होती है। इसलिए कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि भाई पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं था, इसलिए हम इस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट या वचन नहीं माना जा सकता। फिफ्थ जो आपका एसेंशियल एलिमेंट है, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सर्टेन और डेफिनेट, यानी कि संविदा को स्पष्ट होना चाहिए और निश्चित होना चाहिए। इससे रिलेटेड प्रोविजन हमारे सेक्शन 29 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, जिसमें ये कहा जाता है कि ऐसे सभी करार जिनका अर्थ सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है और निश्चित किया जाना भी संभव नहीं है, तो ऐसे करार वॉइड करार कहलाते हैं, शून्य करार कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, A agree to sell to B 100 ton of oil। B से
ए एक एग्रीमेंट करता है, और क्या एग्रीमेंट करता है कि वो उसे 100 टन ऑफ ऑयल बेचेगा। अब देखिए ये जो एग्रीमेंट है ये अनसर्टेन है, सर्टेन नहीं है, ये अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। निश्चित क्या नहीं है कि भाई 100 टन ऑफ ऑयल, व्हाट काइंड ऑफ ऑयल, किस प्रकार का तेल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कस्टर्ड ऑयल, केरोसिन, घासलेट, यानी कि ये स्पष्ट ही नहीं है इसमें कि किस प्रकार का तेल बेचने की बात की जा रही है, तो अनसर्टेन है, इंडेफिनेट है, इसलिए इस तरीके का करार वॉइड करार माना जाता है। उसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, ए एग्री टू सेल टू वी माई व्हाइट हॉर्स for the price 500 or rupees अब देखिए यहां भी कि मैं मेरा सफेद घोड़ा बी को 500 रुपए में या 1000 रुपए में बेचना चाहता हूं, तो यहां भी क्लियर नहीं है कि भाई इन दोनों में से कौन सा मूल्य दिया जाएगा, 1000 रुपए दिए जाएंगे या 500 रुपए दिए जाएंगे। तो ऐसे एग्रीमेंट जिनकी नेचर अनसर्टेन है, इंडेफिनेट है, जिन्हें निश्चित किया जाना भी संभव नहीं है, जो स्पष्ट नहीं है, ऐसे करार शून्य करार कहलाते हैं। और जो हमारा 6 एलिमेंट है, द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जो प्रोमीजर है जब ऑफर देता है, करार करता है, तो वो दूसरे व्यक्ति को संसूचित हो जाना चाहिए, कम्युनिकेट हो जाना चाहिए। और इस पर्पज से जैसे सेक्शन 3 कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल बाय एन एक्ट और ओमिशन बाय द पार्टी प्रपोजिंग। जिस पार्टी को ऑफर किया जा रहा है वो या तो कार्य के द्वारा हो सकता है या कार्य के लोभ के द्वारा किया जा सकता है। इस सेंस में हम ये कह सकते हैं कि जो भी ऑफर किया जा रहा है वो दूसरी पार्टी को कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। और इसी के सेक्शन 4 में ये कहा गया है कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स इनटू द माइंड ऑफ द ऑफरी। कोई भी प्रस्ताव कब संपूर्ण होता है? जब वह उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाए जिस व्यक्ति को किया गया है, तो हम ये कहते हैं कि वह प्रस्ताव कंप्लीट हो गया, वो प्रस्ताव संपूर्ण हो गया। इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट दो केस है हमारे पास। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीधर। मालिक का बेटा खो गया, सेठ जी का बेटा खो गया। सेठ जी ने अपने मुनीम लालमन शुक्ला को उस बच्चे को देखने के लिए भेजा। लालमन शुक्ला उस बच्चे को देखने के लिए निकल गया, ढूंढने के लिए निकल गया। बाद में सेठ जी ने पूरे कानपुर शहर में कुछ पर्चे, पैम्पलेट्स वगैरह छपवा दिए, दीवारों पर लगवा दिए कि भाई जो भी बच्चे को ढूंढ कर लाएगा उसे 500 रुपए इनाम दिया जाएगा। लालमन शुक्ला बच्चे को लेकर के आ गया, लेकिन जब बच्चे को लेकर के आया तब उसे पता चला कि सेठ जी ने तो इनाम डिक्लेयर किया हुआ है। सेठ जी से उसने इनाम मांगा, सेठ जी ने मना कर दिया कि भाई हम आपको तो इनाम नहीं देंगे। तो उसने सूट फाइल किया और कोर्ट ने भी कहा कि भाई क्या आपको ऑफर कम्युनिकेट हुआ था?
क्योंकि ऑफर तो कंप्लीट तभी होता है जब वो जिस पार्टी को दिया जा रहा है उसके ज्ञान में आ गया हो। आप तो बच्चे को ढूंढने निकल चुके थे और उसके बाद में सेठ जी ने ये पर्चे छपवाए थे, तो हम आपको ये राशि नहीं दिलवा सकते। लेकिन दूसरा केस जो है हरभजन वर्सेज हरिचरण लाल, इस केस में एक बेटा पिताजी के घर से भाग गया था। भागने के बाद पिताजी ने एक अनाउंसमेंट किया कि भाई जो कोई भी बच्चे को ढूंढ करके लाएगा मैं उसे इनाम दूंगा। तो एक व्यक्ति जिसे ऐसा लग रहा था कि ये बच्चा शायद वही है, और तो उसने वो जो पैम्पलेट था उसमें उसकी फोटो मैच की, तो उसे महसूस हो गया कि ये वही बच्चा है जो घर से भागा हुआ है। उसने उस बच्चे को पकड़ा और रेलवे पुलिस को सुपुर्द कर दिया और इसके फादर को, इस बच्चे के फादर को एक टेलीग्राम कर दिया कि भाई आपका बच्चा मुझे मिला था और मैंने वो रेलवे पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। तो कोर्ट ने यहाँ क्यों, क्योंकि प्रपोजल तो कम्युनिकेट हो गया था, कंप्लीट भी हो गया था, उस व्यक्ति के ज्ञान में आ गया था जिस व्यक्ति, क्योंकि ये तो होल वर्ल्ड के लिए किया गया था कि जो भी बच्चे को ढूंढ करके ले आएगा उसे मैं इनाम दूंगा। तो इस हरभजन लाल को वो इनाम की राशि कोर्ट के द्वारा दिलवाई गई। तो इस तरीके से वैलिड प्रपोजल के एसेंशियल एलिमेंट्स को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी जनरल काइंड्स ऑफ द ऑफर, कि ऑफर सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।